नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रभावशाली किताब की, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब दुनिया भर में काफी मशहूर हुई है। बिल्कुल। इसमें कियोसाकी ने अपने दो पिताओं के नजरिए बताए हैं। एक गरीब डैड, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, पर पैसों की तंगी झेलते हुए। और दूसरे अमीर डैड, जो उतने पढ़े लिखे नहीं थे शायद, पर एक सफल उद्यमी थे, निवेशक थे। तो यहीं से पैसे और काम को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच सामने आती हैं। आज हम इसी किताब के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और खास तौर पर ये कि भाई वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। हाँ। और कियोसाकी जिसे चूहा दौड़ कहते हैं, उस रैट रेस से कैसे निकला जाए। सही। और हमारी ये चर्चा किताब के ही कुछ हिस्सों पर आधारित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार। कौन सा? अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ये। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है शुरू में, पर इसका सार ये है कि ज्यादातर लोग वो एक फिक्स्ड सैलरी के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, एक साइकिल में फंसे रहते हैं, जिसे वो चूहा दौड़ कहते हैं। बिल्कुल। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं, वो ऐसी संपत्ति एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए लगातार इनकम बनाती रहे, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं, बिना उनके रोज उसमें खपे। और शायद यहीं पर जरूरत पड़ती है वित्तीय शिक्षा की, क्योंकि स्कूल में तो ये सब सिखाते नहीं है। सही पकड़ा। कियोसाकी इसी पर तो जोर देते हैं कि हमारी जो पारंपरिक पढ़ाई है वो हमें पैसे संभालने के प्रैक्टिकल तरीके सिखाने में कामयाब नहीं रहती अक्सर। तो क्या सीखना चाहिए? वो कहते हैं अकाउंटिंग सीखो, निवेश के बारे में जानो, बाजार कैसे काम करता है, थोड़े कानून के दाव पेच, ये सब खुद से सीखना पड़ेगा लगातार। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी पॉइंट है एसेट्स और लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियां, इनका फर्क समझना। हाँ, ये तो किताब का एकदम कोर आइडिया है। बहुत सरल भाषा में कहें तो एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है, या स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, या कोई बिजनेस जो आपको कमा कर दे रहा है। ठीक है। और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन। और यहाँ एक मजेदार बात है जो आम सोच से बिल्कुल अलग है। किताब कहती है कि कई बार जिसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, जैसे अपना घर, हाँ, वो असल में एक लायबिलिटी हो सकता है। कैसे? वो कैसे? देखिए, अगर उस घर पर लोन चल रहा है, उसकी किश्तें जा रही हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। तो कियोसाकी के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये सोचना ही काफी अलग है, क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते आए हैं। तुम बनाने पर फोकस करो। एसेट कॉलम मतलब ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा कमाए। निवेश, साइड बिजनेस, आपकी नौकरी आपके रोज के बिल भर सकती है, लेकिन आपका बिजनेस, आपके एसेट्स, वो आपकी वेल्थ बढ़ाते हैं। तो मतलब अपनी तनख्वाह पर निर्भरता कम करो, आय के दूसरे स्रोत बनाओ, चाहे छोटे ही हों शुरू में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है, पैसा डूबने का डर। लोग डरते नहीं? डरते हैं। किताब इसी की बात करती है कि डर मतलब पैसा खोने का डर, और लालच मतलब जल्दी अमीर बनने का लालच, ये दो भावनाएं हैं जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं या फिर कुछ करने ही नहीं देती। तो क्या करें? कियोसाकी कहते हैं इन भावनाओं को समझो, इनसे काबू में मत आओ, गलतियों से सीखो, और हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लो, सोच समझकर। और एक और बात थी सीखने के लिए, काम करो सिर्फ कमाने के लिए नहीं। जी, ये भी एक बहुत अहम सलाह है। सिर्फ ऊंची सैलरी के पीछे मत भागो, ऐसी जगह ढूंढो, ऐसे मौके तलाशो जहां आपको कुछ नया सीखने को मिले, कोई स्किल। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप। ये स्किल्स आपको बाद में अपना एसेट कॉलम बनाने में बहुत मदद करेंगी, भले शुरू में सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। ये तो लंबी अवधि की सोच हो गई। एक और प्रैक्टिकल टिप है, पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जी, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, जैसे ही आपकी इनकम आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रख दो। बिल भरने से भी पहले? हाँ, बिल भरने या दूसरे खर्चे करने से पहले। ये एक अनुशासन बनाने की बात है अपने भविष्य के लिए। कियोसाकी ये भी बताते हैं कि कैसे अमीर लोग कॉरपोरेशंस यानी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं टैक्स बचाने और कानूनी सुरक्षा के लिए। ये फायदे आम नौकरी पेशा आदमी को नहीं मिलते। ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं,
पर क्या ये वाकई सबके लिए प्रैक्टिकल हैं? क्योंकि किताब की आलोचना भी तो हुई है इसी बात पर। हाँ, आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सलाह थोड़ी ज्यादा ही सरल कर दी गई है, खासकर उनके लिए जिनके पास शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं है या जो ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते। और अमीर डैड सच में थे या नहीं, इस पर भी सवाल उठे। हाँ, ये भी बात है। कियोसाकी ने खुद भी माना है कि ये कैरेक्टर शायद कई लोगों का मिला-जुला रूप हो। और कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस बात से भी सहमत नहीं है कि अपना रहने का घर हमेशा लायबिलिटी ही होता है। सही। लेकिन देखिए, इन आलोचनाओं के बावजूद ये किताब पर्सनल फाइनेंस में एक लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि इसने लाखों लोगों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया, उन्हें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित किया। तो अगर संक्षेप में कहें, किताब का निचोड़ है नौकरी वाली मानसिकता से बाहर निकलो, एसेट्स बनाने पर ध्यान दो, अपनी वित्तीय समझ बढ़ाओ और अपनी आर्थिक किस्मत खुद बनाओ। बिल्कुल। और मुझे लगता है एसेट्स और लायबिलिटीज की तकनीकी बातों से भी ज्यादा गहरा सबक शायद ये है कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी जो मानसिकता है, वही हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को सब